नमस्कार। आज हम विनायक दामोदर सावरकर के जीवन और उनके विचारों से जुड़े कुछ दस्तावेजों, कुछ लेखों पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन पर अक्सर बहुत अलग-अलग राय सुनने को मिलती है। बिल्कुल, कोई उन्हें क्रांतिकारी मानता है तो कोई विचारक। तो आज कोशिश करते हैं इन स्रोतों के जरिए उनकी पूरी यात्रा को समझने की, वो क्रांति की आग, फिर वो जेल का एकांत और उसके बाद एक विचारधारा का निर्माण। हाँ, और हमारे पास जो सामग्री है वो उनके जीवन के अलग अलग पड़ावों को दिखाती भी है, जैसे शुरुआती क्रांतिकारी काम, फिर अंडमान की वो सख्त सजा और बाद में उनके विचारों का विकास, खासकर वो हिंदुत्व की अवधारणा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जन्म हुआ 28 मई 1883 भगूर, महाराष्ट्र में। जी। और इन लेखों में ये बात आती है कि वो शिवाजी महाराज और 1857 के संग्राम से काफी प्रेरित थे। हाँ, ये प्रेरणा उनके शुरुआती कामों में दिखती भी है। और कमाल की बात है, मतलब सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी जैसा एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बना दिया। बिल्कुल, वो शुरुआती जोश और तेजी साफ नजर आती है। फिर वो लंदन गए कानून पढ़ने, लेकिन वहां भी शांत नहीं बैठे, इंडिया हाउस में सक्रिय रहे। हाँ, और वहीं उन्होंने वो प्रसिद्ध किताब लिखी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसमें उन्होंने पहली बार 1857 को सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं कहा, बल्कि एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। जी। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। यकीनन, और शायद इसी वजह से, मतलब उनकी गतिविधियों के कारण, वो ब्रिटिश सरकार की नजरों में आ गए। हाँ, फिर 1909 में कर्जन वाइली हत्याकांड की कथित साजिश में उनकी गिरफ्तारी हुई। और फिर वो फ्रांस वाला मामला, जब उन्हें जहाज से गिरफ्तार कर लिया गया था प्रत्यर्पण का, वो तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। बिल्कुल, जिसके बाद वो ऐतिहासिक फैसला आया, 2 आजीवन कारावास, कुल मिलाकर 50 साल की सजा। जी। और 1911 में उन्हें अंडमान भेज दिया गया, सेल्यूलर जेल। काला पानी नाम ही काफी है। वहां का जीवन कैसा था, इन दस्तावेजों में क्या मिलता है? बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा कठिन। लगभग 11 साल तो एकांत कारावास में रहे। 11 साल? हाँ, और बहुत सख्त मेहनत करवाते थे, जैसे नारियल का तेल निकालना, पत्थर तोड़ना, पूरी तरह से अलग थलग। लेकिन ऐसी हालत में भी उन्होंने लिखना जारी रखा। हाँ, ये दिलचस्प बात है। दीवारों पर लिखते थे वो, कोयले से या किसी नुकीली चीज से, कपड़ों के टुकड़ों पर भी। उनकी एक मशहूर कविता है कमला, वो उसी दौर में लिखी गई थी। अच्छा। ये कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत दिखाती है। और हाँ, इसी दौरान उन्होंने रिहाई के लिए कई याचिकाएं भी भेजी। हाँ, उन याचिकाओं पर तो आज भी बहुत बहस होती है। जी, कुछ लोग मानते हैं कि ये उस मुश्किल हालात से निकलने की एक रणनीति थी। दूसरी तरफ कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। खैर, अंत में 1924 में उन्हें रिहा तो किया गया, लेकिन शर्तों के साथ, और रत्नागिरी में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। और यहीं से लगता है कि उनके जीवन का फोकस थोड़ा बदला। वो एक विचारक के रूप में ज्यादा उभरने लगे। जैसे परिभाषित किया, उसकी अवधारणा सामने रखी। ये हिंदुत्व शब्द हम अक्सर सुनते हैं, तो क्या ये सिर्फ एक धार्मिक पहचान थी या इसका मतलब कुछ और था इन लेखों के अनुसार? देखिए, ये अहम सवाल है। जो सामग्री है वो बताती है कि उनका जोर धार्मिक रीति रिवाजों से ज्यादा सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता पर था। अच्छा। उन्होंने भारत को सिर्फ जन्मभूमि नहीं, बल्कि पुण्य भूमि और पितृभूमि भी माना, मतलब जहां हमारे पूर्वज रहे और जो हमारी पवित्र भूमि है। और इसके साथ साथ सामाजिक सुधारों की भी बात की उन्होंने। हाँ, बिल्कुल, अस्पृश्यता मिटाने पर उन्होंने काफी जोर दिया, अंतरजातीय भोज को बढ़ावा दिया और भारत की सैन्य शक्ति बढ़ाने और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी वकालत की। लेकिन विवाद भी उनके साथ हमेशा जुड़े रहे, जैसे गांधी जी के जो आंदोलन थे उनमें उनकी भागीदारी पर सवाल उठते हैं। हाँ, कुछ स्रोत ये बताते हैं कि उन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया, जिसकी आलोचना होती है, और फिर 1948 में गांधी हत्याकांड में भी उनका नाम आया था। हालांकि अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था, सबूतों के अभाव में। जी, बिल्कुल। और इन्हीं सब कारणों से, मतलब उनके पूरे जीवन और विचारों को लेकर समाज में आज भी अलग-अलग मत हैं। हाँ, कोई उन्हें वीर स्वतंत्रता सेनानी मानता है, तो किसी के लिए वो एक विवादास्पद व्यक्ति हैं। सही कहा। उनकी विरासत में देखें तो राष्ट्रवाद पर किताबें हैं, कविताएं हैं, जेल में लिखी चीजें हैं, हिंदुत्व की अवधारणा है, सामाजिक सुधार के प्रयास भी हैं। हाँ, और पोर्ट ब्लेयर में वो सेल आज भी मौजूद है जहां उन्हें रखा गया था। वो अब एक राष्ट्रीय स्मारक है। और इधर कुछ सालों में उनके जीवन और विचारों में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ी है। तो संक्षेप में कहें तो ये सारे स्रोत सावरकर के जीवन की एक बहुत ही जटिल, मतलब मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल।
क्रांति का वो जज्बा, फिर जेल की वो भयानक यातनाएं और उसके बाद विचारधारा का निर्माण, उनकी हिंदुत्व की व्याख्या, सामाजिक सुधार की बातें और साथ ही उन पर लगे आरोप और आलोचनाएं, ये सब मिलकर उनकी एक बहुआयामी और हाँ, अक्सर विवादित विरासत बनाते हैं। सच में सावरकर की कहानी सिर्फ जेल की दीवारों या किसी एक विचारधारा तक ही सीमित नहीं है। इन दस्तावेजों को देखें तो ये एक युवा के जोश की कहानी है, अकेलेपन की पीड़ा की कहानी है और आजादी के बाद की जो वैचारिक बहसें हुई उनकी भी कहानी है। हाँ, इतिहास उन्हें आखिर किस रूप में याद रखेगा ये बहस तो शायद चलती ही रहेगी, और ये शायद इस पर निर्भर करता है कि कौन उनके जीवन के किस पहलू पर ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह जरूर है कि क्या हम किसी भी ऐतिहासिक शख्सियत के योगदान और उनके जीवन से जुड़े विवादों को पूरी तरह से अलग करके देख सकते हैं?